अस्सलाम दोस्तों, चैनल मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। खबर ये है जनाब कि अदलिया और ताकतवरों के दरमियान जो मैच है वो ना सिर्फ फंस गया है बल्कि ये जो पेचा दोनों के दरमियान पड़ गया है, ये पेचे के अंदर जो खींचातानी है, एक दूसरे को हाथ फेरने की जी भैन कोशिश हो रही है, वो अपनी मिसाल आप है। ताकतवर लोग चंद अदालती शख्सियात के बारे में जनाब सबूत इकट्ठा करते फिर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते करते फिर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों के अंदर चातियाँ मारते फिर रहे हैं और मुख्तलिफ फाइलों को खोलते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वहाँ से मिलने वाले मवाद की रोशनी में अदालती शख्सियात के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, जबकि अदालती शख्सियात भी पाए अपने पट्टे से हाथ नीचे रखने दे रहे। और वो ये जो आग इस वक्त लड़ी हुई है, इसको किसी भी सूरत कम करने के लिए आमादा नहीं है और ये सूरत हाल एक ऐसे बहरान की तरफ जाती हुई नजर आ रही है जो बहुत ही ज्यादा संगीन हो सकता है। आज इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ताकतवर लोगों की तरफ से मुख्तलिफ शख्सियात के साथ किस तरीके से राब्ता किया जा रहा है और कौन कौन से शवाहद मांगे जा रहे हैं, इस हवाले से आपकी खिदमत के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे अदालती महाज की, जो इस वक्त भी ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा और आज दिन का आगाज भी अदालती महाज के गर्म होने से हुआ है और आज मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मामलात में ये जो अदालती महाज है ये तख्ता ही रहने जा रहा है, जो कि मौजूदा हालात के अंदर किसी को भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। आज दिन के आगाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला जारी किया गया है और इस फैसले ने एक मर्तबा फिर ताकतवर हलकों को ना सिर्फ चौंकने पर मजबूर कर दिया है बल्कि उनके नज़दीक ये वाला मामला जो है ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए उनके हिसाब से ये नाकाबिल कबूल है, क्योंकि ये जो फैसला जिसका मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ, इस फैसले के तहत एक मर्तबा फिर मुक़्तदर इदारे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को अपने रूबरू तलब करने के अहकामात जारी किए गए हैं। मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जनाब मोहसिन अख्तर कियानी और मामला है अवामी शायर जनाब अली फरहाद साहब का, जिनको अगवा या मुबैना तौर पर लापता कर दिया गया था। और इस फैसले ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये जो अली फरहाद है, इनके अहमद फरहाद सॉरी इनके जो अगवा का जो ड्रामा है ये बहुत ही बैडली तौर पर यानी बहुत ही भोंडे अंदाज में इसको स्टेज किया गया। इस फैसले में जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि अदालती अहकामात को आम आदमी की पहुंच में रखा जाए और अंग्रेजी के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं जिससे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मानी हासिल करने की कोशिश कर सकें। लिहाजा इस फैसले को भी एक मर्तबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी भी किया गया है और इस मर्तबा कौमी जुबान उर्दू के अंदर इस फैसले को जारी किया गया है, जो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है। अगर आप इस फैसले के कंटेंट को देखें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इस फैसले का जो पहला सफ़ा है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जैसे ही इस मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ होता है तब से ही वो जो अवामी शायर है फरहाद अली, वो अभी तक अपने रिहाइशगाह पर नहीं पहुंच सका, यानी अभी भी वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है, लेकिन जो उसको जबरी तौर पर लापता किया गया था और 15 मई 2024 को लोई भेर के इलाके से वो बंदा लापता है और इस ज़िम्न में मुकदमा नंबर 347/2024 वो दर्ज किया गया था थाना लोई भीर में और इसके बाद इस मुकदमे की मुख्तलिफ कार्रवाई का जिक्र किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसमें जज साहब अपने फैसले में लिखते हैं कि इन हालात में, ये इसका अक्स आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, इन हालात के पेश नज़र मुग़वी लापता फ़र्द को इस अदालत में पेश नहीं किया जा सका, जबकि तमाम हक़ाइक़ और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुग़वी फरहाद अली सैयद को जबरी तौर पर लापता किया गया है। रियासती इदारे बावजूद अपनी मुकम्मल कोशिश के मग़वी शख्स को बाजियाब कराने में नाकाम रहे और बिलाखिर इस जबरी गुमशुदगी का सफ़र जो कि 15 मई 2024 को थाना लोई भीर की हदूद से शुरू हुआ, वो मूर्खा 29 मई 2024 को दीर कोट आज़ाद कश्मीर की हदूद में मज़हक़ा खेज़ तौर पर कानूनी दायरा इख्तियार में दाखिल हो गया। यहाँ पर अदालत अली फरहाद की गिरफ्तारी को जो कि आज़ाद कश्मीर के कोहाला पुल पर हुई है उसको तस्लीम करने से इनकार
जारी हैं और वो ये कहते हैं कि इसको एक गैर कानूनी अमल को कानूनी शक्ल देने के लिए भी जो तरीका कार इख्तियार किया गया वो बहुत ही ज़्यादा मज़हिका खेज़ था। इसके हवाले से वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि उस वक्त के तफ्तीशी अफसर की इतलात के मुताबिक मज़कूरा बारला लापता फ़र्द अदालती तहवील में है, लिहाजा तमाम हक़ाइक़ और रिकॉर्ड को देखते हुए ये अदालत सैयद फरहाद अली शाह की गिरफ़्तारी जिन हालात में रिकॉर्ड पर लाई गई को गैर कानूनी अमल करार देती है। फिर वो इस बात का भी जिक्र करते हैं इसी अदालत में कि इस मुकदमे का अहम पहलू ये भी है कि जो शख्स थाना लोई भीर की हदूद से अगवा होता है और इसके जबरी लापता होने के हवाले से ये अदालत बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के अमर को आर्टिकल 199 के तहत दिए गए इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए अदालती दायरा इख्तियार में देखती है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लापता फ़र्द को किस इलाके, सूबे या जगह से बरामद या गिरफ्तार किया गया है या कैद में रखा गया है, क्योंकि अदालत का इख्तियार इस अमर वाक़या यानी जबरी गुमशुदगी से शुरू होता है और उस वक्त तक काबिल अमल रहता है जब तक लापता शख्स बरामद ना हो जाए। मज़ीद बना लॉ ऑफिसर के बयान के मुताबिक लापता शख्स सैयद फरहाद अली शाह आज़ाद कश्मीर के इलाके में इस वक्त अदालती तहवील में है, जबकि आईन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आइन 1974 के तहत आज़ाद कश्मीर में रहने वाले बाशिंदों और पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी है। फिर वो आगे चल के इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जनाब अदालत इन तमाम हालात और वाक़यात के पेश नज़र इस रिट पटिशन को मुंदरजा झेल अहकामात के तहत निपटाने का हुक्म सादर करती है। नंबर 1, सैयद फरहाद अली शाह को एक जबरी लापता गुमशुदा फ़र्द करार दिया जाता है ता वक्त के वो अपने घर बाहिफाजत ना आ जाए। नंबर 2, सैयद फरहाद अली शाह जब भी अपने घर पहुंचे तो तफ्तीशी अफसर थाना लोई भीर कानूनी तौर पर पाबंद है कि वो उसका बयान सेक्शन 164 ज़वाद फ़े के तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू कलम बंद कराए और इसके नतीजे में तफ्तीश को आगे बढ़ाए। नंबर 3, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात तमाम जबरी गुमशुदगी के मुकदमात को यकजा करके बड़े बेंच के सामने ज़ेर गौर लाने के हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस को ये अदालत हुक्म देती है कि तमाम मुकदमात को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पेश करे, जिस पर वो अपने इंतज़ामी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बड़े बेंच की तश्कील करें ताकि मफाद आमा के इस मसले को बेहतर तौर पर निपटा जा सके। नंबर 4, अदालत इस बात का भी हुक्म देती है कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्रिमिनल जस्टिस कमेटी के आइंदा इजलास में न सिर्फ DGISI, DGIB, DGMI और इंचार्ज CTD को मदऊ करे ताकि वो अपनी गुजारिशात और सिफारिशात क्रिमिनल जस्टिस कमेटी में ज़ेर बहस लाएँ और तमाम इदारों बशमूल इस्लामाबाद पुलिस, वजारत दाखिला, वजारत कानून, IG पुलिस, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के दरमियान शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी दायरे इख्तियार के अंदर रहकर मसाइल को हल करने और जबरी गुमशुदगी जैसे संगीन जुर्म का तदारुक किया जा सके। ये है जनाब फ़ैसला। ये उस फैसले के चंद इंपॉर्टेंट नकात हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अगर आप गौर करें तो ये फैसला इसी सिमत में जाता हुआ नज़र आता है कि जहाँ से इस मामले का आगाज़ हुआ था और अदालत और अदलिया के दरमियान, अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान जिस खींचा तानी के अमल का आगाज़ हुआ था, अहम तरीन अफसरान को वो आइनी प्रोटेक्शन के बावजूद अपने रूबरू तलब करने का वो परनाला अभी तक उधरी है और कोई भी फरीक अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इनसाइट देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूज़ इस बात से आगाह है कि इसी प्लेटफॉर्म से उनको इस हवाले से भी आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले ये इतला दी जा चुकी थी कि अगर ये वाला
جو ڈیڈ لاک ہے یہ اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے یا صورتحال سنگینی کی طرف جاتی ہے، تو پھر اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل بھی اختیار کیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں عدالتوں کے دائرہ اختیار کو ہی محدود کر دیا جائے، یعنی ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس کے نفاذ کے امکانات اسی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ظاہر کیے گئے تھے۔ اب حالات اسی سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ٹوسٹ یہ آ رہا ہے کہ اب پاکستان کے اہم ترین یا طاقتور لوگوں کی طرف سے یہ بات جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ جناب اس سے پہلے کہ وہ والا فیصلہ کیا جائے اینانو دے پہلے پائنو دا گندیاں کرو، اور یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ مقتدر لوگوں کے پاس اس حوالے سے کچھ ایسی انفارمیشن بھی موجود ہے اور ابتدائی طور پر کچھ ٹیسٹرز جو ہیں وہ لگائے بھی جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرنے والے 2 حساس اداروں کے افسران اس حوالے میں سے بہت ہی زیادہ اہم رول بھی پلے کر سکتے ہیں، اور وہ یہ آ کر بتا سکتے ہیں یا اس حوالے سے انفارمیشن کسی بھی اور ذریعے سے براہ راست انداز میں بغیر کسی لگی لپٹی کے نہ صرف سامنے آ سکتی ہے، بلکہ یہ انکشاف کہ ان کو بلا کر کچھ ٹیلی فون نمبرز کو ٹریس کرایا گیا، یہ بہت ہی زیادہ یعنی اس صورتحال کو سنگین کر سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ ججز کے حوالے سے ثبوتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور وہ جو جج صاحبان ہیں وہ صرف کسی ایک ایریا سے وہ نہیں وابستہ، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اسلام آباد کے جج ہیں، لاہور کے جج ہیں، بلکہ مختلف جو ہے نا صوبے ان کے وہ جج ہیں، بلکہ کچھ صوبائی اعلیٰ عدالتوں کی اعلیٰ عدالتی شخصیات کے حوالے سے بھی ایک انکشاف ہوا ہے، حتیٰ کہ ایک اشارہ کہ ایک جج صاحب نے قتل کے ملزم ایم پی اے کو خصوصی آرڈر دے کر خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں خصوصی طور پر بلوایا، ایم پی اے ہاسٹل کو جو ہے ان کے لیے سب جیل کو قرار دیا گیا، اور وہی ایم پی اے اسی سب جیل سے سب کی آنکھوں کے سامنے گاڑی میں بیٹھ کر دھڑ تختہ ہو گیا، وہ جناب دڑکی لگا گئے، اور پھر وہ جو ملزم ہیں جس ایم پی اے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے جو ماموں ہیں وہ امریکہ میں نہ صرف سیٹل ہیں بلکہ وہاں پر ان کا بزنس بڑا اچھا ہے، اور یہ جو لوگ جو اس معاملے میں ججز کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو عدالتی شخصیت جن کی طرف سے یہ احکامات صادر کیے گئے تھے وہ سال میں 3-4 مرتبہ نہ صرف امریکہ کا دورہ کرتے ہیں بلکہ انہی جو ایم پی اے صاحب کے ماموں کے پاس جا کر وہ رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو اس خاندان کا یا جج صاحب کا جو بھی جو ہے خرچہ آتا ہے امریکہ وزٹ کا وہ بھی وہی برداشت کرتے ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایسا شخصیات کے اہل خانہ اگر کسی جگہ پر جائیں گے تو وہ کسی ڈاؤن ٹاؤن کے اندر تو نہیں رہیں گے، وہ تو اے پلس رہائش گاہوں کے اندر ان کا قیام ہوگا، اور پھر وہاں پر ان کا جو بھی سفر ہوگا وہ یا جو بھی ان کی وہاں پر جو ٹائم گزرے گا وہ بہت ہی لگزوریس قسم کا گزرے گا، لہٰذا یہ اس حوالے سے بھی کچھ ثبوت اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسی عدالتی شخصیات جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ وہ کچھ لوگوں کے ٹیلی فون نمبرز ٹریس کرنے والا معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پراپرٹی ریلیٹڈ ایشوز کو بھی کھنگالا جا رہا ہے، اور پرانی فائلیں خاص طور پر سی ڈی اے کی فائلیں ان کو کھولا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس کس کو کہاں پر یہ جو زمینوں کے معاملات کے اندر یہ جو خلاف ورزیاں تھیں اگر ہوئی ہیں ممکنہ طور پر تو وہ کہاں پر ہوئی تھیں، اور کیا سی ڈی اے نے اس کے اوپر کارروائی کے لیے نوٹسز دیے تھے، اور اگر نوٹسز دیے تھے تو پھر اس دوران سی ڈی اے کے مختلف مقدمات کے دوران کیا ایسی کوئی چیز ہوئی تھی جس سے جو ہے وہ کسی کو فائدہ پہنچا ہو۔ اس طرح کی کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیول پر چلا گیا ہے جہاں پر کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ جو عدالتی لڑائی ہے اور یہ ایگزیکٹوز کے درمیان اس وقت کی جو کھینچا تانی ہے یہ بہت ہی زیادہ سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جس طرح اشارہ مل رہا ہے کہ جناب یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت مختلف پوزیشنز پر ہیں ان کے کرتوتوں کو یا ان کے اعمال کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، یہ
یہ ایک سنگین صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اگلے بھی تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. آگے کنٹمپٹ، بابر ستار صاحب والی کنٹمپٹ چل رہی ہے، تو اس حوالے سے کچھ اور کنٹمپٹس بھی آ جائیں گی. تو اس کے بعد پھر وہی ہوگا جس کا ذکر آپ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ جناب دائرہ کار کو محدود کیا جائے گا، لیکن یہ معاملہ وہاں پر رکے گا نہیں. یہ چیزیں جس طرح چل رہی ہیں یہ نہ صرف آگے چلیں گی بلکہ اور زیادہ سنگین ہو جائیں گی، کیونکہ یہی اسی گریٹر پلان کا حصہ ہے جو ابو ٹیریان کی طرف سے شاید جو ہے وہ تشکیل پایا ہے، اور وہ آگے مختلف جو ہے نا شخصیات تک پہنچا. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا فائنل آؤٹ کم کیا نکلے گا، اور کیا واقعتاً یہ جو ٹکراؤ یا یہ جو کھینچا تانی یا یہ جو تصادم جس کے اشارے مل رہے ہیں یہ خدا نہ خواستہ کہیں حقیقی معنوں میں وقوع پذیر تو نہیں ہوگا. اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.